तो क्वेश्चन है हमारा, इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसे राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं। तो मैनी एक्सप्रेस इन द डायमेंशन एंड इट कैन नॉट इम्प्रिजन विद द ट्रेडिशनल। सर आवाज साफ नहीं आ रही सर। बाकी लोगों को अब आ रही है। डिस्टर्बेंस थे सर बीच में, अब क्लियर है। इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम राइट टू इक्वालिटी भी कहते हैं, जो कई एक्सपेक्ट में कई डायमेंशन जो है वो हमारी राइट टू इक्वालिटी को डिस्कस करती हैं। कई ट्रेडिशनल हमारी लिमिट भी हैं जो कहती हैं कि राइट टू इक्वालिटी क्या है। तो हमें राइट टू इक्वालिटी बताना क्या है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और इसकी जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उन्होंने स्पीच दी, तो बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो इंडियन सिटीजन्स को मिल रहा है वो राइट टू इक्वालिटी मिल रहा है। यानी कि हम सब इक्वल हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हम जाति से, धर्म से, लिंग से और कास्ट से, कम्युनिटी से, हर तरह से इक्वल है। हमारे बीच में किस तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल जस्टिस, इक्वल लिबर्टी, इक्वल फर्टेनिटी और इक्वल डिग्निटी के साथ लागू रहेगा। तो राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 के अंदर हमें मिलता है। आर्टिकल 14 जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें एक चीज़ और है कि जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी आती है, तो ये वायलेट हो जाता है, राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो जाता है। तो इक्वालिटी का मतलब है इक्वल स्टेटस, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ और इक्वल पनिशमेंट अंडर द लॉ। मतलब प्रोटेक्शन भी इक्वल रहेगी तो लॉ की, और पनिशमेंट भी इक्वल रहेगी। एक जैसा क्राइम करने के लिए दो लोगों को एक जैसी सजा मिलेगी। ये डिस्पेंसेशन नहीं किया जाएगा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन जो है बड़ा बिजनेसमैन है, कौन पूंजीपति है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। तो सब इक्वल रहेंगे। इसका एक क्वेश्चन आता है अलग से एग्जाम में, जिसमें ये लिखा होगा सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। तो ये दो चीज़ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। सुनने में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसी हैं। बोलिए। इक्वल एक का तो सर हो गया इक्वालिटी। आपने क्या दो वो कौन कौन से बोले सर? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। कि एक तो लॉ के लिए सब बराबर हैं, सारे राइट सब कुछ बराबर मिलेगा जो, और प्रोटेक्शन इक्वल मिलेगी। और दूसरे का वो मीनिंग हुआ कि पनिशमेंट सबके लिए सेम रहेगी, कि किसी भी नहीं तरीके से नहीं, ये कास्ट पे, दोबारा देखो, जेंडर। इसमें लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कानून के समक्ष इक्वल है, इक्वल। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको एक जैसे क्राइम के लिए सजा मिलेगी, ठीक है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लॉ सबके लिए एक जैसा रहेगा, ठीक है। इंग्लिश कॉमन लॉ से हमने ये वर्ड लिया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अपना लिया। तो यहाँ पर हमने बोला कि इक्वल रहेगा लॉ सबके लिए। लॉ के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी बेसिस पर, ना कास्ट, ना क्रीड, ना सेक्स, ना जेंडर, किसी बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया। अब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कानून सबकी इक्वली प्रोटेक्शन करेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो लोकल सिटीजन हो, सबकी सुरक्षा कानून इक्वल करेगा। कानून किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन। यानी कि यहाँ पर कहता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अमेरिका में इस तरह का होता है प्रोविज़न, जहाँ पे ये बोला जाता है कि कानून सबके लिए इक्वल तरह से प्रोटेक्शन देगा। मतलब सबका प्रोटेक्शन, जैसा पुलिस है, पुलिस सबको एक तरह से सुरक्षा देती है। जैसे आपका बीट कांस्टेबल पूरे इलाके के लिए अपॉइंट है, आपका थाना एसएचओ सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दे रहा है। ऐसा नहीं है किसी स्पेशल व्यक्ति को किसी स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हैं जैसे जिनकी जान सुरक्षा को खतरा होता है उनके लिए दो कांस्टेबल लगा देते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है बड़े पॉलिटिशियंस को जिनको धमकी आती है, वो अलग बात है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये अलग से 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में, तो ये कर लेना। और 20 मार्क्स में तो पूरा पूछेगा, तो यही पूछेगा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, तो उसमें तो ये पूरा ही आ जाएगा, ठीक है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ भी आएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी आएगा। अब डिफ्रेंशिएशन क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में? तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के अंतर सब एक जैसे हैं। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंस है स्पेशल प्रिविलेजेस का।
इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखें इक्वल प्रोटेक्शन एक्ट, तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि सबके लिए इक्वल रहेगा और ट्रीटमेंट इक्वल होगा सभी इंडिविजुअल्स के लिए हर तरह के सेम सरकमटेंसेस के अंदर। मतलब दो लोग अगर मर्डर करते हैं और एक ब्राह्मण है और एक नीची जाति का व्यक्ति है, तो दोनों को सेम सजा मिलेगी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर सिमिलर सरकमटेंसेस में क्राइम हुआ है तो। द एक्सप्रेशंस ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तीसरा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ है एम्फेसाइज करती है सब्जेक्टिंग ऑल पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, ये कहती है कानून के समक्ष सभी लोग समान है, ऑर्डिनरी हैं, कोई स्पेशल नहीं है कानून के सामने। और इक्वल प्रोटेक्शन ये कहता है कि सभी व्यक्तियों के ऊपर हर सेम परिस्थिति में सेम सरकमटेंसेस के अंदर सिमिलर तरीके से लॉ जो है एप्लीकेबल होगा। तो ये लॉ की एप्लीकेबिलिटी बताता है, वो लॉ के सामने जो मतलब लॉ की जो आइज है उसके अकॉर्डिंग देखने की बात करता है। तो ये हो गया। इसी का अगला क्वेश्चन जो है वो भी आर्टिकल 14 का ही है। तो आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्वालिटी है। जो पहली बात तो लॉ की बात कर रहा था, दूसरी बात एक और कह रहा है कि इंडिया जो है फॉरबिड करती है क्लास लेजिस्लेशन को। इंडिया किसी भी तरह के कोई क्लास लेजिस्लेशन और क्लासिफिकेशन को नहीं मानेगी। अब ये दो वर्ड अलग अलग हैं, क्लास लेजिस्लेशन और क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लास लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं या हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें दोनों चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो क्लासिफिकेशन का तो आपको क्लियर पता लग गया कि किसी को कुछ हम स्पेशल कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रहे हैं। जैसे पुराने टाइम में जो ब्रिटिशर्स होते थे किसी को राय बहादुर की पदवी दे देते थे, किसी को नवाब की पदवी दे देते थे, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन पनपता था सोसाइटी के अंदर। मतलब जिन लोगों को ये पदवी या तमगे मिले होते थे उनको सोसाइटी में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें क्लास लेजिस्लेशन की तो ये क्या होगा ये बताइए अगर किसी को पता है तो। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? देखो लेजिस्लेशन का मतलब है जो हमारा कानून बनाने वाली हमारी तंत्र है, जैसे हमारा राज्यसभा और हमारा लोकसभा। तो हमारा राज्यसभा लोकसभा भी फॉरबिड करता है किसी भी तरह के क्लास लेजिस्लेशन को। मतलब वहाँ पर भी सभी लोगों को चुन के आने की समान तरह के अवसर हैं। जो भी राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है उनके लिए सबके लिए इक्वल लॉ, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है। हर व्यक्ति जो है किसी भी ग्रुप से हो वो उसके अंदर चुनकर आ सकता है। तो ये हो गया क्लास लेजिस्लेशन। और हमारा क्लासिफिकेशन ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउड करता है। रीजनेबल मतलब किसी व्यक्ति ने स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया तो उसको अर्जुन पुरस्कार दे दिया, किसी ने आर्मी में अच्छा किया तो उसको परमवीर चक्र दे दिया, ठीक है, शौर्य चक्र दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें देने के लिए अलाउ करता है, लेकिन और तरह के किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को ये मना करता है, बंद कर देता है, बोलता है ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेरे ख्याल से इसको समझाने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। बोलने की आज़ादी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये राइट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे राइट टू फ्रीडम भी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और प्रेस की आज़ादी को भी इसी आर्टिकल से जुड़कर दिखा जाता है। यही आर्टिकल प्रेस की आज़ादी के बारे में भी बात करता है। तो हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट हैं जो राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। पहला हमारा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है राइट टू असेंबली, हमें इकट्ठा होने का अधिकार है। राइट टू एसोसिएशन, हमें संगठन बनाने का अधिकार है, ठीक है, हमें मूवमेंट करने का अधिकार है, भारत में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। हमें रेजिडेंस का अधिकार है, हम भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं। हमें प्रोफेशन का अधिकार है, हम किसी भी तरह के व्यवसाय को चुन सकते हैं। अब व्यवसाय को चुनने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मुझे तो संविधान आज की तरह मैं तो डॉक्टर की दुकान खोल लूँगा, लोगों का इलाज करूँगा, जबकि मैंने डॉक्टर का कोर्स ही नहीं पढ़ा है, मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं की, तो वो अलाउड नहीं है। उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, पढ़ाई के बेस पर। इंजीनियर का काम करेगा, डॉक्टर की ड्यूटी फॉलो करेगा, उसने पढ़ाई की है तो। लेकिन वैसे नहीं है कि एक गरीब का बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, एक मुस्लिम का बच्चा नहीं कर सकता, हिंदू का ही कर सकता है, उस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये 6 तरह के हमारे पास फ्रीडम है। इकट्ठा होने का फ्रीडम है, बोलने का फ्रीडम है, संगठन बनाने का, जैसे ग्रुप बना लेते हैं ना हम अपने, कोई क्लब बना लिया, कोई ग्रुप बना लिया, कोई संगठन बना लिया, जय श्री राम नाम से ग्रुप बना दिया हमने,
वो सब हमें आज़ादी है बनाने की, लेकिन उनके अंदर सबके अंदर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। मूवमेंट, हम भारत में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, हमारे को कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिना वीज़ा के हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, ये भी हमें आज़ादी है। हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20, जो कहता है हमें प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विंशन ऑफ ऑफेंस, कि हमें कन्विंशन ऑफ ऑफेंस से प्रोटेक्शन देता है। मतलब फॉर एग्जांपल पुलिस हमें अरेस्ट करने आ गई, तो हमारे पास अधिकार है कि हम अरेस्ट वारंट को चेक करें। दूसरा हमारे पास अधिकार है कि हम अपने लीगल एडवोकेट यानी कि अपने लीगल कंसल्टेंट यानी कि वकील एडवोकेट से बात कर सकते हैं अरेस्टिंग से पहले, जेल जाने से पहले। और भी हमें अधिकार है कि हम 2 लोगों को सूचना दे सकते हैं इस बारे में कि हमें अरेस्ट किया या जेल में डाला जा रहा है। उसके लिए पुलिस हमें रोक नहीं सकती इस तरह की बात करने से। आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमें ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है, पर्सनल आज़ादी का अधिकार देता है, जो हम अधिकार हमारा इमरजेंसी में भी वायलेट नहीं होता। आर्टिकल 21 है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार है, जो 86 अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, जिसकी वजह से जितने भी बच्चे जो है उनको प्राइमरी तक की जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री तक की 8वीं तक की जो एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दी गई, और उसके संरक्षक की, उसके पेरेंट्स की ड्यूटी है, उसके गार्जियन की ड्यूटी है कि उसको एजुकेशन दिलवाएंगे। अब इसके अलावा आर्टिकल 22 है हमारा, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस के अंदर हमें अरेस्ट करने से रोकता है, कुछ केसेस में हमें डिटेन करने से भी रोकता है। मतलब हमें गलत तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना हमें गलत तरीके से डिटेन किया जा सकता है, रोक के रखा जा सकता है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए कि करके। आर्टिकल 19 के अंदर टोटल 6 फ्रीडम थी। अलग से क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन में इतना सारा मटेरियल नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन अलग से पूछ लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अलग से पूछा कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूछ ले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप 6 के 6 लिख दोगे। ये जो 6 फ्रीडम है वो 6 के 6 फ्रीडम आएंगे, आर्टिकल 19 पूरा आएगा इसके अंदर। ये आपको अलग से पूछ लिया कि आर्टिकल 19 20 को कंपेयर करना है, या 21 और 22 में क्या बताया गया। तो ये सब आप उसी तरह से आंसर लिखोगे जिस तरह से आपसे आंसर पूछेगा। जितना आंसर आपसे एग्जाम में पूछेगा केवल उतना ही आंसर देना है आपको, उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अब जितने भी हमने ऊपर फ्रीडम पढ़े उन सब फ्रीडम के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कुछ रोक भी लगा रखी है। तो अपने जर्नल सेंस का इस्तेमाल करना, उसमें जब भी आपको लिमिटेशंस लिखने, जैसे हमें बोलने की आज़ादी है, अब इसमें लिमिटेशन लगानी है बोलने की आज़ादी में। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला आपको बोलने की आज़ादी, तो लिमिटेशन क्या हो सकती है कि कुछ ऐसा मत बोलो जिससे दूसरे की आज़ादी भंग हो जाए, कुछ ऐसा ना बोलो जिससे दूसरे की इज्जत खराब हो जाए, यानी कि सिविल लाइबिलिटी हो जाए, डेफोमेशन हो जाए। कुछ ऐसा मत बोलो जिससे किसी की सोशल रिस्पेक्ट को असर पड़ता हो। कुछ ऐसा मत बोलो जिससे देश के ऊपर उसकी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी पे असर पड़ता हो। कुछ ऐसा मत बोलो कि हिंदू मुसलमान का बलवा दंगा हो जाए। कुछ ऐसा मत बोलो जो अपने पड़ोसी, जो हमारे अच्छे देश हैं, जिन जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे हमारे रिलेशन बिगड़ जाए। तो ये सब चीज़ें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक लगाती है। तो जहाँ भी लिमिटेशन लिखोगे वहाँ पे अपने जर्नल सेंस का इस्तेमाल करना, तब फ्रीडम लिखना, तब उसके लिमिटेशंस लिखना। सोवेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। डिसेंसी वही है दूसरे की इज्जत करना, सम्मान करना। ऐसा ना हो कुछ ऐसा बोल दो कि सामने वाले की बेइज्जती करती। सच भी बोलना कई बार गुनाह होता है, उसको भी नहीं बोला जाता है। एक और है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी, लेकिन कोर्ट की अवमानना करने की आज़ादी नहीं है। मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और हमने कोर्ट के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट पास कर दी, तो ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट हमारा सुपीरियर जुडिशरी बॉडी है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। इवन गवर्नमेंट भी कोर्ट के अगेंस्ट नहीं बोल सकती। डेफोमेशन नहीं कर सकते हम किसी की, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि राइट टू फ्रीडम किस तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस से एसोसिएटेड है। तो आर्टिकल 19 के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि प्रेस के लिए हमने अलग से कुछ अधिकार नहीं बनाए, लेकिन जितने भी फंडामेंटल राइट है वो सारे फंडामेंटल राइट प्रेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट जो है वो राइट टू फ्रीडम है, जो प्रेस के लिए भी एप्लीकेबल है, जिसे आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर डिफाइन किया गया है, जहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो प्रेस के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है,
लेकिन जैसे एक व्यक्ति के पास लिमिटेशन के साथ ये अधिकार है, वैसे ही प्रेस के पास भी लिमिटेशन के साथ ये अधिकार है। प्रेस प्रेस के बोलने पर भी कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई है, कुछ रोक लगाई हुई है। अगर प्रेस मान लो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ लिखने लगी कि आज सुबह उठ के ये व्यक्ति का अपनी पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ लिख दिया, तो क्या होगा, दोनों की बेइज्जती होगी, दोनों के घरों के बीच में तकरार होगी, डाइवर्स हो जाएगा दोनों का। तो इस तरह की चीज़ें प्रेस नहीं बोल सकता। या किसी फिल्म स्टार, किसी स्पोर्टर, किसी क्रिकेटर, जो स्पोर्ट पर्सन जो है, उनके बारे में तो लिख सकता है, उसके अचीवमेंट के बारे में, उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में झांकना उनके अभी अलाउड नहीं है। लेकिन मीडिया फिर भी ऐसा कर देती है, वायलेशन कर देती है, अपने राइट का बताती है कि आज सुबह इन्होंने दूध पिया, फिर घर से बाहर निकल गए, जिम चले गए एक्सरसाइज करने, जिम में इतनी एक्सरसाइज मारी है। मतलब ये सब क्या हो रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। एक स्पेशल केस था इसमें, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड ब्रिजभूषण। इस केस के अंदर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ग्रांटेड द फैक्ट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज एसेंशियल पार्ट, कि प्रेस की आज़ादी एक एसेंशियल पार्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमने फोर्थ पिलर कहा है प्रेस को, लेकिन साथ साथ प्रेस को भी ये ध्यान रखना चाहिए, किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि हम उसके पर्सनल ज़िंदगी में झांकने लगे, प्रेस उसके बारे में लिखना शुरू कर दे, तो उसकी पर्सनल ताक झाक करना अलाउड नहीं है। इसी तरह से एक और फेमस केस है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें खड़क सिंह के घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर नजर रखने लगती है, कहाँ वो जाता है, कहाँ वो आता है। तो वो कहता है कि मेरे राइट टू फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को आज़ादी है, मेरे को अपनी प्राइवेसी है, मेरे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो वहाँ पे कोर्ट ने बोला, उसको माना, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि ये हिस्ट्री शीटर है, एक गुनाहगार है जिसका नाम दर्ज है थाने के अंदर, और इस तरह की वारदात जब इलाके में बढ़ रही है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेस की आज़ादी के अंदर भी क्या लिमिटेशन है, जो एक व्यक्ति की आज़ादी के साथ लिमिटेशन। जैसे वो देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, वो देश की अखंडता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, वो ऐसे देशों के बारे में नहीं लिख सकते जो हमारे फ्रेंडली नेशन है, जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, वो हमारे देश के सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं छाप सकते। फॉर एग्जांपल आर्मी के बारे में छाप दिया प्रेस ने कि हमने कहाँ पे कितनी तोप लगाई है, कहाँ पे कितने टैंक लगा रखे हैं, तो दुश्मन को ये मिल जाएगी खबर और हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तो ऐसी कोई खबर नहीं छाप सकते वो। या हम परमाणु बम को टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं छुप छुप के दुनिया में, परमाणु शक्ति बनने के लिए, और प्रेस ने पोल पट्टी खोल दी हमारी पहले, तो वो भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती सरकार। मान लो सरकार ने कोई कानून पास किया, उसके खिलाफ प्रेस कुछ नहीं लिख सकती है। प्रेस उसको ना क्रिटिसाइज करेगी, ना उसको पक्ष में कुछ बोलेगी। क्यों? क्योंकि प्रेस के पास राइट नहीं। सरकार उसको बोलेगी या सुप्रीम कोर्ट उसको इवेल्युएट करेगी, जो भी नया कानून पास हुआ है। डिसेंसी और मॉरलिटी, डिसेंट बिहेवियर और मॉरल बिहेवियर करेगी। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन अधिकतर यही होता है कि प्रेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देती। अभी केस कोर्ट में पहुंचा ही होता है, लेकिन पहले से पहले प्रेस ये बता देती थी इसको ये सज़ा मिलेगी, ये क्रिमिनल है, इसने ये क्राइम किया है, इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब पहले दोषी भी ठहरा के, मीडिया ट्रायल भी चला के उसको सज़ा भी दे देते हैं पहले। तो ये गलत है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। डेफोमेशन नहीं करना चाहिए प्रेस को किसी का भी। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के अंदर प्रेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। अगला क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे भारत के अंदर धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में कवर है? तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 में कवर है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार देता है। कोई भी इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपने धर्म की पूजा अर्चना और धर्म के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकता है। उस पर सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर कोई रूल ऐसा है जैसे बलि देने की प्रथा है, तो उस पर सरकार जरूर रोक लगा सकती है। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सरकार ये नहीं कहेगी कि आप अगरबत्ती से क्यों पूजा कर रहे हैं, धूपबत्ती क्यों नहीं जला रहे, या क्यों जला रहे हो, उससे तो पोल्यूशन होता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं बोल सकती, आपका रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती सरकार। अब है आर्टिकल 25 इसका पहला, जो कहता है कि सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको फ्रीडम दी है। फ्रीडम किसके लिए दी है? फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। हम अपने धर्म को अपने नियम कायदों के अनुसार पाल सकते हैं।
अपने धर्म की पूजा अर्चना अपने हिसाब से करें। जैसे क्रिश्चियन लोग जो होते हैं चर्च जाते हैं, कैंडल जलाते हैं। हिंदू लोग जो होते हैं मंदिर जाते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती और दिया बाती करते हैं। मुस्लिम जो है वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाके अगरबत्ती जलाते हैं, उनके यहाँ पे दिया बाती का चक्कर नहीं होता। तो ये अलग अलग जो सबके फंड हैं वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने की आज़ादी आपको आर्टिकल 25 देता है। साथ में आर्टिकल 25 एक चीज़ और देता है कि जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वो अपना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। मतलब वो चंदा फंड इकट्ठा कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, अपने लिए धन संपत्ति जमा कर सकते हैं। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अपने नाम से जो है वो प्रॉपर्टियां भी खरीद सकते हैं, मतलब जमीन जायदाद परचेज कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में वेपन रखना गैर कानूनी, लेकिन सिख लोगों को ये इजाज़त है कि वो अपने पास कृपान रख सकते हैं, छोटा चाकू छुरी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका धर्म उनको इस तरह की प्रैक्टिस की इजाज़त देता है, इसलिए हमने भी उनको इजाज़त दे रखी है। जैसे ट्रैफिक में एक अजीब सा कानून बना हुआ है हमारे देश के अंदर कि जो सरदार लोग हैं उनको हेलमेट अलाउड नहीं है। चलो सरदार को तो हेलमेट अलाउड नहीं है, लेकिन सरदारनी को भी हेलमेट अलाउड नहीं है। अब सरदारनी तो सर पे कोई पगड़ी नहीं बांधती, तो उसके सर की सुरक्षा कैसे होगी? लेकिन फिर भी लॉ में उसको छूट दे रखी है कि जो भी सिख रिलीजन की वूमेन है, अगर वो हेलमेट नहीं लगाती तो उसका कोई चालान नहीं करेगा ट्रैफिक वाला। रोकता भी है तो उसको अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि वो सिख रिलीजन की है। तो ये एक अजीब सा है जो धर्म के नाम पे आज़ादी दे रखी है। ये भी आप चाहो तो एग्जाम्पल कहीं फिट कर सकते हैं। आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर। आर्टिकल 25 में हमने क्या पढ़ा कि अपने धर्म की पूजा रचना अपने हिसाब से कर सकते हैं, धर्म के नाम पर कोई बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आर्टिकल 26 ये कहता है आपको कि आप जो धर्म है, धर्म को मैनेज करने की आज़ादी है आपको। मैनेज करने का मतलब ये कि आप अपने रिलीजियन इंस्टीट्यूशन में कोई क्लासेस चला सकते हैं, भगवत गीता का प्रवचन दे सकते हैं, या मदरसे में जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपनी तरीके से अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी जमा कर सकते हैं, जैसे अनाज जमा कर लेना, ठीक है, कोई लाठी डंडे वगैरह जमा कर लेना, वो कर सकते हैं। इस्तेमाल करेंगे तब गैर कानूनी होगा। या किसी और तरह की कोई चीज़ जो आप जमा करना चाहो वो कर सकते हो। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन कानून के अनुसार अगर ज़रूरत होगी तो पुलिस वाले या कोई भी कानून का नुमाइंदा उसको चेक करने आ सकता है। उसकी एंट्री होगी, वो चेक करेगा आपके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को, ज़रूरत होगी तो। ये हो गया 26। आर्टिकल 27 कहता है कि जो भी धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ट्रस्ट बने हुए उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो धर्म का प्रचार करने के लिए काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लेगी सरकार, ना डायरेक्ट टैक्स लेगी ना इनडायरेक्ट टैक्स लेगी, कोई टैक्स नहीं। आर्टिकल 28 कहता है जो भी धर्म के नाम पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब पूजा अर्चना की तरीका सिखा रहे हैं, जैसे पंडित लोग अपने मंत्र उच्चारण किसी को सिखा रहे हैं, या जैसे मान लो कि मंदिर के अंदर किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, जैसे प्रवचन, जैसे वो होता है ना, दीक्षा दी जा रही है, भक्तों को अपने मंत्र उच्चारण सिखाए जा रहे हैं, तो ये सब सिखाने की आज़ादी है, मंदिर में सिखा सकते हैं। किसी भी रिलीजन के इस काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, ना सरकार करेगी ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। लेकिन ये लोग ट्रस्ट भी बना सकते हैं, ट्रस्ट बना के इस चीज़ को फर्दर आगे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे धर्म के नाम पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना, कोई स्कूल कॉलेज चलाना, ये सब काम भी ये कर सकते हैं। अब इसी के अंदर है कि सेकुलरिज्म क्या होता है। तो सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पे सरकार अपना कोई भी रिलीजन नहीं मानती, सब धर्मों को बराबर आज़ादी सम्मान देती है और हर धर्म को उसके हिसाब से मानने की आज़ादी देती है। उसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं। और हमने अपने संविधान के अंदर जब 42nd अमेंडमेंट किया ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने किया 1976 में, तो सेकुलर वर्ड को ऐड कर दिया। हमने इंडिया को एक सेकुलर कंट्री का नाम दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। जिंदगी बचाने की गारंटी वो आपको देता है आर्टिकल 21, जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिसे राइट टू लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। जिंदगी जीने का अधिकार देता ही है। देखो सब चीज़ें आपको मिल गई, धर्म पालन करने की आज़ादी, ठीक है, काम करने की आज़ादी, कानून के समक्ष इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल लॉ मिल गया,
लेकिन अगर आपको राइट टू लाइफ ही नहीं मिला, जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला, सब चीज़ें बेकार है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है, सबसे इम्पोर्टेंट राइट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो वह है आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। ये कहता है कि हमें अपने जीवन को जीने का और अपनी पर्सनल लिबर्टी का, इवन जीवन को बचाने का भी अधिकार है। कभी हमारा जीवन खतरे में हो तो अपने को बचाने के लिए हम दूसरे को मार भी सकते हैं। ये हमें राइट टू लाइफ का अधिकार है, ये हमें देता है। तो ये फंडामेंटल राइट है जो सभी भारत के लोगों को मिलता है। एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन, इवन फॉरनर, जो हमारे देश के अंदर फॉरनर भी आके रह रहे हैं, उनको भी ये अधिकार मिलता है। आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार, ये सबको है। आर्टिकल 21 में दो राइट है इसके अंदर, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। जब तक जीवन होगा आपको जीने का अधिकार होगा, लेकिन पर्सनल लिबर्टी नहीं होगी, आपके पास पर्सनल आज़ादी नहीं होगी। तो इस तरह के जीवन जीने का अधिकार का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपके पास पर्सनल लिबर्टी होनी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि इस तरह का जो भी राइट है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट कहते हैं, यानी कि दिल कहते हैं, तो इसलिए दिल कहते हैं क्योंकि ये जीवन जीने का अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी लोकल बॉडीज या कोई लेजिस्लेचर है, वो इसके ऊपर जो इस रूल के लिए, मतलब इसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो कहीं पर भी अगर आपके राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके जीवन जीने के अधिकार को वापस दिलाएगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करें, इसका अर्थ समझने की कोशिश करें कि क्या अर्थ है इसका, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के साथ, कुछ केस लॉज के साथ देख सकते हैं। जैसे ए गोपालन केस, गोपालन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ज़रूरी है, एक आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर है इस्टेब्लिश बाय द लॉ, एक ऐसा प्रोसीजर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है, जो हमने ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से लिए है, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, रेदर देन अमेरिकन ड्यू प्रोसेस। मतलब अमेरिका के अंदर राइट टू लाइफ नहीं है, अमेरिका के अंदर इसको अधिकार नहीं माना, लेकिन ब्रिटेन ने माना, हमने उससे अडॉप्ट किया है इसको। मेनका गांधी का एक फेमस केस है इसके अंदर। जब मेनका गांधी का संजय गांधी के मरने के बाद जब डिस्प्यूट चल रहा था अपनी सास के साथ, तो उस समय वो उसको विदेश जाना था, लेकिन मेनका गांधी से इंदिरा गांधी को ये डर था कि शायद वो कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें, जो उनके परिवार के अंदर की बातें, वो लीक कर देगी। तो इस वजह से उसके बाहर जाने पर रोक लगा दी, इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था सरकार ने। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई कि मेरे राइट टू लाइफ को छीना जा रहा है, मुझे मेरा ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो मुझे बाहर जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरे जीवन जीने के अधिकार को क्यों वायलेट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया और इसके बोला, इसको माना कि उसका बाहर जाने का जो अधिकार है वो राइट टू लाइफ है और वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकती है। ठीक है, और भी कई केसेस है इसके अंदर, ऑल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरह के कई केसेस है। अब ये जो हमारा आर्टिकल 21 जिसे हम राइट टू लाइफ कह रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से राइट आते हैं? तो इसके अंदर टोटल 16 राइट है, 16 राइट इसके अंदर आते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन और डॉक्टर असिस्टेंट्स। ठीक है, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज, प्रोटेक्शन ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू एवरी चाइल्ड टू फुल डेवलपमेंट, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, राइट टू एजुकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल। इसके अंदर अब एक रीसेंट केस भी आप लिख सकते हो कि अभी जो रीसेंट केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लेके दिल्ली गवर्नमेंट और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को बुला लिया और पूछा कि ये जो राइट टू लाइफ है, यानी कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये लोगों के जीवन जीने के अधिकार का वायलेशन हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है इसके लिए। तो दोनों सरकारों से सवाल पूछा, क्योंकि दोनों सरकारों का दिल्ली में शासन चलता है, इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि एक सरकार और है एमसीडी, उसको भी बुलाया जाए। तो फिर इसमें एमसीडी को भी पार्टी बना के कोर्ट ने पूछा कि राइट टू लाइफ का वायलेशन क्यों हो रहा है। तो उसी के तहत उन्होंने इस मैटर को उठा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही, बिना किसी पीआईएल के। तो राइट टू लाइफ है, क्या उसमें राइट टू सुसाइड भी है? क्या राइट टू लाइफ को राइट टू सुसाइड के साथ जोड़ के देखा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मरने का अधिकार जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए जीने के अधिकार को तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मरने की कोई आज़ादी किसी को देता नहीं।
ऐसा नहीं है किसी को हम राइट टू सुसाइड का अधिकार देते हैं, अपनी जीवन खत्म करने का अधिकार देते हैं, तो ये अलाउड नहीं। अगर हम बात करें सुसाइड के कितने फैक्टर्स होते हैं जो सुसाइड को हमें प्रोवोकेशन करते हैं, लोगों को सुसाइड के लिए प्रोवोक करते हैं, तो वो सब फैक्टर में जैसे डिस्क्रिमिनेशन आता है कि सोसाइटी में कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हाशिए पे रखा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं, या वो जो है ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं, मतलब हार रहे हैं ज़िंदगी से, मेंटली टॉर्चर्ड है, तो ऐसे लोगों के लिए हम मेडिकल एड तो दे सकते हैं लेकिन वो मरने का अधिकार नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस बहुत बार गए हैं जहाँ पे लोगों ने बोला है कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी होना चाहिए, क्योंकि जब हमें जीवन जीने का अधिकार दे रखा है हमारे हिसाब से, तो हमें अपनी इच्छा मृत्यु का अधिकार भी मिलना चाहिए, जब हम चाहें हम मर भी सके। लेकिन कोर्ट ने इसको माना नहीं और बोला कि राइट टू डाई का कोई अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन दे नहीं सकता आपको। इसके अलावा इसी के अंदर एक और राइट टू लाइवलीहुड, हमें अपना जीवन चलाने की ज़रूरी चीज़ें हैं उसको स्टेट प्रोवाइड कराएगा, हमें राज्य प्रोवाइड कराएगा, ये भी हमारा राइट टू लाइफ है। जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, खाना, कपड़ा, मकान। जैसे पब्लिक नाइट शेल्टर चलते हैं, सर्दियों में बहुत सारे बेघर लोग जो है उनके लिए नाइट शेल्टर गवर्नमेंट खोलती है, उसमें खाने पीने सबका इंतजाम रखती है, या गरीब लोगों के लिए जो है टाइम टू टाइम कुछ पॉलिसीज लेके आती है सरकार, वो सब इसी के अंदर लेके आती है ताकि इन लोगों को भी अपने जीवन जीने का अधिकार मिले। अब राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि मुझे अपनी अलग से जो प्राइवेट लाइफ जीने का पूरा अधिकार, मैं अपने घर के अंदर क्या करता हूँ ये मेरी मर्जी से ही दूसरे को पता लगेगा, दूसरे को उसके बिना पता लग नहीं सकता, वो मेरे घर के अंदर ताक झाक नहीं कर सकता। तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब है मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता हूँ। इनमें सब मैंने एक एक केस लिखा है, अगर आपको केस लॉज याद रह जाए तो ज़रूर कर लेना, केस लॉज ना रहे तो सिर्फ डेफिनेशंस कर लेना, डेफिनेशन से भी आंसर मिल ही जाएंगे मार्क्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा थोड़ा फैक्ट याद है केस लॉ का, पूरे नाम वगैरह याद नहीं है, तो आप इलिस्ट्रेशन बना के लिख दो उसी केस लॉ की, तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने केस लॉ लिखने में मिलते हैं। मान लो केस लिखने पर 2 मार्क्स मिलने चाहिए, तो अगर आपने इलिस्ट्रेशन लिख दिया और बिल्कुल करेक्ट इलिस्ट्रेशन बनाया तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे जितने आपको केस लॉ लिखने में मिलते हैं, उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये कहता है कि जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो सुप्रीम कोर्ट का हार्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट की सोल है, यानी कि आत्मा और दिल है सुप्रीम कोर्ट का। ये प्रूव कीजिए क्यों। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, शायद ये कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये हार्ट और सोल इसलिए है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन सभी फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए हमें क्या देता है, पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कहीं पर भी कोई आपका राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको आपका अधिकार वापस दिलाएगा। इसके अलावा इसमें रिट पेटिशन का भी प्रोविजन है, 5 तरह के रिट है जो सुप्रीम कोर्ट अलाउड करता है। ये रिट के ऊपर अलग से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो रिट का मतलब है जहाँ पे सोसाइटी का नुकसान हो रहा हो, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, सोसाइटी एज ए होल का लॉस हो रहा हो, तो वहाँ पे सोसाइटी अपने राइट टू वायलेशन के लिए आपके पास क्लेम कर सकती है, केस कर सकती है, मतलब पेटिशन फाइल कर सकती है, जिसे रिट पेटिशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम एक करके पढ़ लेते हैं। पहला, आर्टिकल 32 जो है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि वो कोर्ट को इशू करे रिट देने की पावर, मतलब कोर्ट जो है इशू कर सकता है रिट। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, केवल 2 ही कोर्ट है जो रिट दे सकते हैं। 1950 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास 3 हाई कोर्ट के पास ये पावर थी, लेकिन आर्टिकल 226 के थ्रू अब सभी इंडिया के हाई कोर्ट जो है उन सब के पास पावर है, वो रिट इशू कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। अब ये रिट है, रिट पिटीशन होती क्या है? तो रिट पिटीशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यू है, जो कोर्ट की राय मांगी जाती है, कोर्ट को बोला जाता है कि वो इंटरवेन करे, वो इंटरफेयर करे किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन में जहाँ पे वायलेशंस ऑफ जुडिक्शंस हो रहा है, मतलब कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही है लोअर कोर्ट, तो इसे हम प्रेरोगेटिव रिट्स कह सकते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कोर्ट को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप अपने अधिकार में ही काम करें, उससे बाहर आकर काम ना करें। अब रिट्स कितने प्रकार की है? तो रिट्स 5 है हमारे पास, हैबियस कॉर्पस, सर्टोररी, प्रोहिबिशन, मैंडमस और क्यो वारंटो। ये टोटल 5 रिट हैं, इनके नाम से याद रखना, एग्जाम में नाम भी लिखने पड़ेंगे आपको। पहले हैबियस कॉर्पस, तो हैबियस कॉर्पस कहती है कि कहीं पर भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट टू लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन, एक व्यक्ति को
बिना किसी कारण के किसी कानूनी अधिकारी ने या किसी सरकारी अधिकारी ने रोक कर रख रखा है, तो कोर्ट ऑर्डर देके ये बोल सकती है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और फिर कोर्ट उससे ये पूछेगी कि आपने किस अधिकार क्षेत्र से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया या रोक के रखा हुआ है। तो जैसे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था पाकिस्तान के, बोला था इमरान खान को हमारे सामने लाया जाए, फिर पूछा पुलिस को कि आपने किस प्रोविजन के तहत इसको अरेस्ट किया है, फिर बाद में कोर्ट ने उसको आज़ाद कर दिया। तो वो हैबियस कॉर्पस रिट होती है, जिसमें कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है जो जेल में है, जो डिटेंशन किया हुआ है, जो रोक के रखा हुआ है पुलिस ने या किसी और सरकारी अधिकारी। सेटररी, सेटररी जो है वो एक लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करती है हायर कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी नीचे वाली कोर्ट को डायरेक्शन देती है कि आपने इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपने जुरिडिक्शंस का वायलेशन कर दिया, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके फैसला दे दिया, तो उसको करेक्ट करने का काम करती है हायर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, रोक लगाना। तो हाई कोर्ट यहाँ पे प्रोहिबिट करती है लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को बोलती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ओनली इन द केस ऑफ हायर कोर्ट इज डिसर्शन दैट द केस फेल्स आउटसाइड द जुरिडिक्शंस ऑफ लोअर कोर्ट, यानी कि ये उसको उस केस से हटा देती है जहाँ पर वो अपने जुरिडिक्शंस के बाहर जाके काम करते हैं, मतलब उससे केस छीनकर हाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर देती है। मैंडमस, मैंडमस जो इश्यू किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को हायर कोर्ट के थ्रू, जहाँ पे ऑफिसर जो होता है गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है या कोई निगम होता है जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारी दिल्ली का वो, या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को कमांड दी जाती है जो अपनी ड्यूटी को पूरा करे, मतलब कोर्ट जो है पुलिस को बुला के बोल सकती है या दिल्ली जल बोर्ड को बुला के बोल सकती है या एमसीडी को बुला के बोल सकती है कि आपकी ड्यूटी है इसको पूरा करिए, मतलब सरकारी अधिकारी को बोल सकते हैं कि अपने काम को पूरा करें, आपने जो काम नहीं किया है उसको करना चाहिए आपको या उसको आपको करके दे, तो उसे मैंडमस कहते हैं, जहाँ पे सरकारी अधिकारी को ऑर्डर देते हैं। क्यो वारंटो, तो क्यो वारंटो क्या है, क्लेम है जो यू शार्प पुलिस ऑफिस, एक पुलिस अधिकारी बड़ी चालाकी से किसी क्राइम को परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटी की आड़ में, तो कोर्ट उसके इंक्वायरी के ऑर्डर दे सकती है या पूछ सकती है आपने किस अधिकार क्षेत्र से ये काम किया। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस अधिकारी ने झूठा वो बना दिया मर्डर, मतलब कि एक कैदी भाग रहा था उसको गोली मार दी मर गया, ऐसा झूठा बना दिया फ्रॉड, और कोर्ट के सामने कोई सबूत आ गए गवाह आ गए, तो कोर्ट उस पुलिस अधिकारी को बुला के पूछ सकती है कि आपने किस अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल करते हुए इस व्यक्ति को गोली मारी। तो इसके बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं, उसमें से आपको जो भी याद रहे वो एक बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है। तो डीपीएसपी मैंने आपको कई बार वैसे एक्सप्लेन कर दिया, डीपीएसपी हमारे जस्टिफेबल बाय कोर्ट नहीं होते, ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले बनाने वाले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो सबसे बड़ी चिंता उनके सामने ये थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हैं लेकिन हमारी कंट्री ने हमारे लोगों ने कभी कोई देश नहीं चलाया, हमारे लोगों को पता नहीं है कि देश कैसे चलता है, तो कोई ऐसी चीज़ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालें कि उनको ये पता लग जाए कि कंट्री चलाते कैसे। तो उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट का प्रोविज़न लिया, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को आयरलैंड के संविधान से बोरो कर लिया और बोरो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। इसके साथ जो गांधी जी का सपना था जहाँ पे वो कहते थे गांव के अंदर भी अपना एक सरकार होनी चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके अलावा उस समय विशेष तौर पर जो रशिया का और यूएस का जो चल रहा था तनातनी, तो इन्होंने सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो रशिया ने अपनाए हुए थे उसको भी शामिल कर लिया और लिबरल और इंटेलेक्चुअल पॉलिसी को भी अपना लिया जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, गुट निरपेक्ष। तो इस सब के बेस पर इन्होंने क्या किया कि डीपीएसपी बना दी। तो डीपीएसपी जो है आर्टिकल वाइज आपको पढ़ने पड़ेंगे और आर्टिकल वाइज इसको याद भी करना है आपको। डीपीएसपी ये सारे आर्टिकल याद करने, जैसे आर्टिकल 38 पहले हमारे आते हैं सोशल प्रिंसिपल जो सामाजिकता के ऊपर आधार है, जैसे सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो आर्टिकल 38 कवर करता है, सिटीजन की सुरक्षा की बात करते हैं तो आर्टिकल 39 कवर करता है, और अगर हम बात करते हैं इक्वल जस्टिस की या इक्वल लॉ इक्वल एड की गरीब लोगों को तो 39A आता है। अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ओल्ड एज पेंशन की
या बीमारी के अंदर इलाज की जो सरकार फ्री इलाज देगी, तो उसे हम कहते हैं आर्टिकल 41 में कवर करते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन कंडीशन की, जो मैटरनिटी में रिलीफ देती है, एक वुमेन एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में काम कर रही है, जब वो माँ बनेगी तो उसको कुछ रिलीफ देगी सरकार, कुछ छुट्टियां देगी जिसमें उसको सैलरी भी मिलेगी घर बैठकर, तो वो आर्टिकल 43 कहता है। ये सोशल प्रिंसिपल है। इसके अलावा कोई भी वर्कर अगर अपनी मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करना चाहता है तो इसे आर्टिकल 43A में कवर किया गया। ये सोशल प्रिंसिपल के बेस पर है। अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें, जो गांधी जी के सपने को सच करता है, तो उसमें सबसे पहले है कि हमें विलेज के अंदर विलेज पंचायत बनानी पड़ेगी, जो आर्टिकल 40 है। इसके अलावा आर्टिकल 43 कहता है हमें प्रमोट करना पड़ेगा कॉटेज इंडस्ट्रीज को, कोऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। आर्टिकल 43B कहता है हमें प्रमोट करना पड़ेगा वॉलेंटरी फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 46 कहता है कि हमें SC ST के अधिकारों को और वीकर सेक्शन के अधिकारों को दिलवाना पड़ेगा, उनके साथ होने वाले इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना होगा। आर्टिकल 47 कहता है कि हमें कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, राज्य जो है ऐसी चीज़ों पर रोक लगाएगा जिससे जीवन का नुकसान हो सकता है। ऐसे ड्रिंक, ऐसे नशा, उस पर रोक लगाने का काम होगा जो इंजूरियस टू हेल्थ हो। आर्टिकल 48 कहता है जो हमारे स्लॉटर हाउस है, जहाँ पे गाय को, काल्फ को या फिर जो दूध देने वाले दुधारू पशु हैं, उनकी उनको काटा जाता है, मारा जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए राज्य जो है ऑर्डर देगा। लिबरल प्रिंसिपल है, वहाँ पे लिबरल पॉलिसी आती है, जहाँ पे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। आर्टिकल 44 के अंदर हम बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जो 6 साल तक के बच्चे के लिए, आर्टिकल 45 में। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइज करते हैं एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री को, आर्टिकल 48 के अंदर। हम प्रोटेक्ट करते हैं मॉन्यूमेंट्स को, जो हमारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनको, आर्टिकल 49 के अंदर। हम जुडिशरी को अलग करते हैं एग्जीक्यूटिव से, आर्टिकल 50 के अंदर। हम प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस को, आर्टिकल 51 के अंदर। तो ये सब जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। जितना आपको याद रहे उतना लिख लेना, आर्टिकल याद भी ना रहे तो गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, ये लिखकर इनके अंदर 3-3, 4-4 एग्जाम्पल की तरह इसको याद कर लेना, तो भी आंसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक बन जाएगा, मार्क्स आपको जब भी मिल जाएंगे। और DPSP के कोई केस लॉज आपको याद रह जाए तो वो भी लिख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे इम्पोर्टेंट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24 जो है उसको कवर करता है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई हमारा शोषण कर रहा है। शोषण करने का मतलब क्या समझते हो? कोई हमें मतलब एक्सप्लॉयट कर रहा है, चाहे वो सेक्सुअली कर रहा हो या किसी और तरीके से कर रहा है, हमारा कोई भी तरह से कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास आर्टिकल 23-24 है जो हमें बचाते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देते हैं, हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं, हमें गारंटी देते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है उसको भीख मंगवाने के लिए या ज़बरदस्ती काम कराने के लिए बेचता है या खरीदता है या उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसके अगेंस्ट हम प्रोहिबिशन लगा सकते हैं आर्टिकल 23 का, जो अलाउ नहीं करता ऐसी किसी भी चीज़ के लिए। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है, ये कंपलसरी प्रिवेंशन कहता है पब्लिक पर्पसेस के लिए, जहाँ पे हम इम्पोज करते हैं स्टेट को, मतलब स्टेट ऐसे ऑर्डर पास करता है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगा, ना रिलीजन के बेस पर, ना रेस के बेस पर, ना कास्ट, ना क्लास, किसी भी बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, किसी भी फोर्स लेबर मतलब उसको ज़बरदस्ती किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी किसी को भी मैनुअल और एग्रीकल्चर लेबर के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, इसके अलावा सीवर नालों की सफाई नहीं कराई जाएगी किसी से, ये भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। इसके अलावा जो लेबर है, जैसे बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम चलता था पहले, ठीक है, अनपेड लेबर, बाउंडेड लेबर, उस तरह की लेबर के ऊपर रोक लग गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्ट आने के बाद। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर रोक लगाता है, किसी तरह की बाइंग सेलिंग ऑफ मैन एंड वुमेन के ऊपर रोक लगाता है। ठीक है, और भी जो है हमारे जैसे प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को, जो एविल प्रैक्टिसेस है, जैसे वुमेन्स को धंधा कराने के लिए बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उन सब चीज़ों पर रोक लगाता है। पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम जो है इस आर्टिकल को और ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है।
मतलब इसके अंदर कई सारे चेंजेस लाए ताकि इस तरह के जो चीज़ें उनको बंद किया जाए। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे बच्चों को काम पे लगाया जाता है जिनकी एज 14 साल से कम है, उस तरह के बच्चों के काम करने पर रोक लगा दी गई है। और ज़्यादातर इन तरह के बच्चों को काम करवाया जाता है माइंस में, जो कोयले की माइंस होती हैं जहाँ पे जान का खतरा रहता है। और यहाँ पे अगर बड़ी उम्र का वर्कर जाता है तो बहुत सारा पैसा मांग लेता है, तो उसको पैसे को बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को लगा देते हैं। या जहाँ पे पटाखे बनाने की फैक्ट्री होती है, जहाँ बम बनाए जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को लगाया जाता है, क्योंकि बारूद के साथ रहना हमेशा डेंजरस होता है। तो इस वजह से बच्चों की जिंदगी को खतरा डाला जाता है। तो बच्चों को ऐसे हजार्डियस ऑक्यूपेशन से बचाने का काम करता है ये आर्टिकल 24 जो है। साथ में ये कहता है कि बच्चों से काम तो करा सकते हैं जो 14 साल से बड़े हैं, लेकिन नॉन हजार्डियस, जिसमें उनकी ज़िंदगी का खतरा ना हो, उसमें आप काम करा सकते हो। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आया इसी के बेस के ऊपर, जहाँ पे 18 साल तक के किसी भी बच्चे को काम करने से रोका गया। लेकिन इसके अंदर 14 साल से जो 18 साल का बच्चा है उसको कुछ परिस्थितियों के अंदर काम करने की इजाज़त दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है कल्चर और एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने कल्चर को बचा सकते हैं, वो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13 को ये परमिट करते हैं। ये अपने स्कूल कॉलेज के अंदर अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, इवन सरकार इनको आर्थिक सहायता देगी ऐसे स्कूल चलाने के लिए, ताकि माइनॉरिटी रिलीजन ख़त्म ना हो। जैसे आज हमारे देश के अंदर एक जो रिलीजन है वो ख़त्म हो रहा है, वो है पारसी। केवल 5 पारसी फैमिली बची है पूरी इंडिया के अंदर। अब तो शायद 5 भी ना बची हुई, ये तो आंकड़ा 3 साल पहले का है, कोविड से पहले का, कि 5 फैमिली थी पूरे भारत के अंदर पारसियों की, जिनको बचाने का बहुत ज़्यादा, मतलब सरकार भी उन 5 फैमिलियों को जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दे रही है, ताकि वो जो पारसी है वो हमारे देश से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि वो भी हमारे देश से ही जुड़े हुए लोग हैं इस वजह से। तो जैनी लोग होते हैं, वो अपने धर्म को बचाने के लिए इस तरह के स्कूल कॉलेजेस प्रैक्टिसेस चलाते रहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। उस तरह से और भी लोग करते हैं। अब है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन सिस्टम। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने स्कूल कॉलेज के अंदर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। मतलब कोई से और धर्म का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो वो जाके वहाँ पे सरदार के स्कूल में सरदारों वाली चीज़ सीखेगा, मतलब गुरुओं के बारे में ज्ञान लेगा, ठीक है, और जो भी उनके जो शिक्षा है वो सीखेगा, गुरबाणी सीखेगा। इस तरह से क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा है तो क्रिश्चियन रिलीजन्स को जीना सीखेगा, चर्च में कैसे प्रेयर करना है ये सब कुछ सीख लेगा बच्चा। तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये हिंदू का बच्चा है तो उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा सबको मिलेगी। इसके अलावा है अगला क्वेश्चन 16 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। जो ऑफेंस से हमें बचाता है कि हमें हमें जब भी किसी ऑफेंस के अंदर अरेस्ट किया जाए तो हमें हमारे वकील से कानूनी सहायता लेने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 20 हमें परमिशन देता है। तो यहाँ पर कहता है किसी को भी अगर पुलिस या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अरेस्ट कर रहा है, डिटेन कर रहा है, तो उससे पहले उसके पास ये अधिकार है कि वो कानूनी सलाह ले सकता है, अपने वकील को कांटेक्ट कर सकता है, अपने किसी 2 जानकारों को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये आर्टिकल 21 कहता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप द 3 क्लॉज। इसके लिए 3 क्लॉज हैं यहाँ पर। अगर इनकी बात करें तो बेसिक क्रक्स ऑफ दिस प्रोविजन आर, पहला प्रोविजन क्या है, इस्टेब्लिश करता है नो शुड बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन दोज वायलेटिंग अ लॉ इन फोर्स ऑफ द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जो जिस समय ये ऑफेंस हुआ उस समय जो देश का कानून था, अगर उसने उसका वायलेशन किया तो उसके खिलाफ जो है कोई भी केस चल सकता है। अगर उसके अंदर जो भी कानून की बड़ी से बड़ी पनिशमेंट है केवल वो मिल सकती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं मिल सकता। सेकंड कहता है अगर कोई भी कन्विक्टेड है जिसको सजा मिल रही है उसको पनिशमेंट एक क्राइम में एक ही बार हो सकती है, एक ही क्राइम के लिए बार बार उसको सजा नहीं हो सकती। वन शुड बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन। एक व्यक्ति को मौका दिया जाएगा कि वो अपने बचाव में अपने एविडेंस पेश कर सकता है, अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकता है। तो आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इमरजेंसी के अंदर जो है वायलेट हो जाता है, लेकिन इसको इमरजेंसी में कोई पावर नहीं होती है, खत्म हो जाता है इमरजेंसी में। अब है प्रोविजन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि ये कानून जब लागू हुआ है तो उससे पहले की जो स्थिति है उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है, उसके आगे की स्थिति के ऊपर ये लागू होता है। मतलब फॉर एग्जांपल 4 अप्रैल को कानून लागू हुआ
तो 4 अप्रैल के बाद जो भी केसेस आएंगे इस तरह के उस पर लागू होगा, उससे पहले वाले केसेस पर ये लागू नहीं होगा। इसमें डबल जियो पार्टी के बारे में भी बताया गया आर्टिकल 20 के अंदर कि एक क्राइम के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। अगर एक व्यक्ति ने एक ही क्राइम किया है तो उसको 2 बार उस क्राइम के लिए सजा नहीं मिल सकती, एक ऑफेंस के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। मान लो एक व्यक्ति ने मंदिर में चोरी की, मंदिर में चोरी करी तो चोरी करने की उसको सजा मिल गई, लेकिन दोबारा से उसके ऊपर अगर कोई ऐसा केस चला दिया जाए कि धर्म का वायलेट मतलब उसने वो किया वायलेट किया, लेकिन की तो उसने चोरी है ना, तो इसलिए एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती उसको। फॉर एग्जाम्पल जो है, मान लो कि चोर है वो बैंक रॉबरी करने गए और रॉबरी करते करते उन्होंने किसी को मार दिया वहाँ पर, तो उनके ऊपर मर्डर का केस चलेगा, फिर रॉबरी का केस नहीं चल सकता क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट उनको मिल गई इस वजह से। सर प्रोहिबिशन अगेंस्ट द सेल्फ। हाँ सर जी। एक बात पूछनी थी, एक मैंने मूवी भी देखी थी इसके ऊपर। एक किसी को मर्डर करने के लिए उसको पनिशमेंट मिल गया, उसको सर्व कर दिया उन्होंने लाइफ इम्प्रिजमेंट, 14 साल काट के वापस आया तो पता चला कि वो बंदा जिंदा है और उसने उसको मार दिया। दो इट वॉज ए मूवी, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माई इन्फॉर्मेशन, ये डबल जेपर्डी में आता है? नहीं ये नहीं आता। डबल जियो पार्टी में वो चीज़ आती है जब एक व्यक्ति को एक ही क्राइम की 2 बार सजा मिल रही है। नहीं, अगर उसने उसको मार दिया बाहर आने के बाद, जब उसको उसको सजा मिल गई उसको मारने की, लेकिन वो आदमी जिंदा था, उसने बाहर आके मार दिया, इट वॉज ए मूवी ऑल्सो। लेकिन मैं वैसे, मतलब आप ये कह रहे हो कि वो पहले तो मारने की सजा काट ली, हाँ लेकिन हाँ बाहर आने के बाद फिर मार रहा है वो हाँ उसको। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो तो ये ये डबल वैसे जेपर्डी में मूवी में ही हो सकता है, पर ये डबल जियो पार्टी में कवर तो होगा, लेकिन कोड इसको किस तरह से डिफाइन करेगा वो उस समय देखा जाएगा ना। क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब अगर हम इसको हकीकत में देखें तो पहली जो सजा उसको मिली थी वो गलत थी, जी तो जी। कोर्ट उसके खिलाफ मर्सी में दया तो कर सकता है, लेकिन हाँ उसको दोबारा से क्राइम कर रहा है वो और उसी व्यक्ति को मार रहा है, तो वो कैसे, मतलब कुछ अजीब सी चीज है हाँ, ये जिसमें भी शायद इट कुछ वॉज ए पता वेरी नहीं। वेरी फेमस मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन जी, लॉन्ग बैक। या हाँ, चलिए कोई बात नहीं, बताइए सर बताइए। तो आर्टिकल 20 कहता है एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, एक ही बार सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक व्यक्ति ने बैंक लूटा, तो बैंक रॉबरी की सजा मिलेगी उसको, ठीक है मिल गई, लेकिन उसको एक बार और अलग से उसी बैंक की मतलब उसी बैंक की रॉबरी का कोई और भी केस कहीं चल रहा होगा, 2 कोर्ट में केस मतलब रजिस्टर्ड हो गया मान लो, और अलग अलग व्यक्ति के ऊपर रजिस्टर्ड होगा, एक जगह जो उसके प्लानर थे वो, और एक जगह वो व्यक्ति है जो उस रॉबरी को मतलब जिस बैंक की जहाँ पे लूट हुई है, तो दोनों केसेस के अंदर जो 2 केस कोर्ट में चल रहे हैं और एक ही व्यक्ति है, तो उसको 2 बार सजा नहीं हो सकती, एक ही क्राइम के लिए एक ही बार सजा होगी। तो एक कोर्ट जो भी उसको पहले पनिशमेंट दे देगा वो एप्लीकेबल हो जाएगी, दूसरी कोर्ट में केस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में टेक्निकल समझने की ज़्यादा जरूरत है रटने से ज़्यादा। सर बड़े सारे आर्टिकल याद करने पड़ेंगे सर। हाँ, लेकिन आर्टिकल तो आपको मेन मेन तो याद करना ही है, हम्म। लेकिन ये है कि जितने भी कर सकते हो उतना कर लो, जो नहीं होगा तो खाली नाम याद रखो उसके, उसका एक्सप्लेन करियो। मैंने एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल और उनके सब पार्ट जो है ना, वो सारे नंबर्स याद करने पड़ेंगे मेरे ख्याल से, शायद वो ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। अगर करो तो अच्छी बात है, वो तो उससे हम्म। बढ़िया तो कुछ है ही नहीं आंसर लिखने का तरीका। सर एक अब देखो, जीपीए। बोलिए बोलिए। ये जो पेपर है आपका 2022 में आया था, ये वाला पेपर हम्म। लास्ट ईयर का पेपर है, ये देख लेते हैं हम एक बार। इसमें है रिट ऑफ क्यो वारंटो, पहला क्वेश्चन। तो क्यो वारंटो को रिट का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। क्यो वारंटो क्यों होती है? जब जो निचली कोर्ट होती है वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम करती है, तो जो ऊपर वाली कोर्ट होती है उसको डायरेक्शन दे के बोल सकती है कि आप अपने अधिकार में, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें, बाहर ना जाए। तो ये क्यो वारंटो हो गया आपका, ठीक है। वेदर एंड यूनिवर्सिटीज स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट कहलाएगी, राज्य कहलाएगी? किस राज्य कहलाएगी? पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन के लिए। तो क्या यूनिवर्सिटी एक तरह से स्टेट है? तो यूनिवर्सिटी को एक तरह से स्टेट ही माना जाता है, क्यों? जी क्योंकि उसका अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि उसका अपना अलग से बाय लॉज होते हैं जिसके वायलेशन करने पर सजा भी मिल जो सकती कि है, ऑटोनॉमस मतलब यूनिवर्सिटी। ऑटोनॉमस होती हैं जो यूनिवर्सिटीज। हाँ, ऑटोनॉमस बॉडी है ना, हाँ इस वजह से उसके अपने बाय लॉज होते हैं, तो इस वजह से उसको स्टेट बोल सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियो पार्टी प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी का यही मतलब है कि एक ही क्राइम के लिए दो बार आपको सजा नहीं मिल सकती। एक ही ऑफेंस के लिए दो अलग अलग केस अगर चल रहे हैं तो दोनों केस में सजा नहीं मिलेगी, एक ही केस में सजा मिलेगी। व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप 6 फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम भी लिख दोगे तो भी बहुत है, 4 ही मार्क्स में। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन मीन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे ये बताना है आपको। फिर ये सेक्शन बी है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले फंडामेंटल राइट्स क्या थे और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद क्या फंडामेंटल राइट है। तो पहले और बाद दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट कौन से हैं हमारे? सर जो 1935 से लिए गए हमारे जो 1900 गवर्नमेंट इंडिया, हाँ 35 से और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बाद में जुडिशरी लिया था यूएसए से, और फंडामेंटल राइट्स लिए थे यूएसए से और यूके से कैबिनेट की। तो ये जो है आपका पोस्ट और प्री दोनों बताने। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हमारा लागू हुआ, उससे पहले भारत के लोगों को क्या अधिकार प्राप्त थे, उन अधिकारों को प्री कह देंगे, और जो उसके बाद अधिकार मिले उनको पोस्ट कहेंगे, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल। प्रेम्बल के क्या इंपॉर्टेंस है, प्रेम्बल के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें प्रेम्बल को ही आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, प्रेम्बल के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर देना है। कैन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडेड, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? तो यस किया जा सकता है, एक बार तो कर चुके हैं 42nd अमेंडमेंट में, 2 वर्ड इसमें ऐड कर दिए गए थे, 2 से 4 वर्ड ऐड किए थे, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इस तरीके से 3-4 वर्ड इसमें ऐड किए थे। तो ये हो सकता है अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पार्ट ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस वजह से अमेंड हो सकता है। अब है सर अगला अब भी हो क्वेश्चन। सकता है ये? हाँ अब भी हो सकता है, कोई सरकार चाहे तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो है ना सरकार के पास, तो ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, इसलिए इसको भी अमेंड कर सकते हैं। एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो शिक्षा है वो लोकतंत्र की व्यवस्था यानी कि सरकार की सफलता का एक मूल तत्व है। डेमोक्रेसी की जो सक्सेस है वो एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है। इसके ऊपर रोशनी डालते हुए राइट टू एजुकेशन को बताओ कि क्यों हमारे देश के अंदर लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, जो 86 अमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। 86 अमेंडमेंट जब हुआ था, जब राइट टू एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इसमें आप जो आप पीछे पूछ रहे थे प्रेम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं। जैसे अभी मोदी जी के मन में आ जाए कि इंदिरा गांधी ने जो 4 वर्ड डाले थे उन 4 वर्डों को हम हटा देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा बिगाड़ा है, सेकुलर वर्ड को ऐड कर दिया। सेकुलर वर्ड को सर? तो वो हो सकता है हटा दे, उनके पास तो सरकार है, पावर है, हटा सकते हैं। सर जब हाँ, ही हिंदू स्टेट बनेगा? अब बनेगा नहीं बनेगा ये तो पता नहीं, छोड़ो उसको। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, एजुकेशन की। तो एजुकेशन कितना जरूरी है हमारा डेमोक्रेसी के लिए, तो ये बताना है आपको। तो एजुकेशन के फायदे लिख लेना इसके सारे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल। ये यूनिटरी और फेडरल फीचर जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो वाला आंसर आ जाएगा इसके अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये अभी हमें थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, आर्टिकल 29 और 30 कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इनको देता है ना कि अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस भी खोल सकते हैं जहाँ पे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इवन इनको जो आर्थिक सहायता है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से देगी ऐसे स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, ताकि इनका जो धर्म है वो बचा रहे। इस वजह से ये जो 11वां क्वेश्चन है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, देयर ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलिटी। देखो पिछली बार अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल 20 में आया है तो अब की बार आपका फंडामेंटल राइट्स आएगा 20 में, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि फंडामेंटल राइट को सारे लिखने पड़े आपको। ये भी आ सकता है क्वेश्चन की कंपेयर करो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट को, डिफरेंशिएशन करो। तो अभी डायरेक्ट प्रिंसिपल का डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आएगा तो ये या तो ये ए सेक्शन में चला जाएगा, बी में जाएगा नहीं, ए में चला जाएगा डायरेक्टली, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि तो ज्यादा बढ़िया है 5-10 नंबर में आए तो वैसे भी याद नहीं एक बार पड़ेगा। डायरेक्टिव आता है और एक बार
फंडामेंटल राइट आता है 20 में। तो पिछली बार डायरेक्टिव आ गया तो अब की बार आपको फंडामेंटल राइट्स आने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसको कर लेना। इनके बीच में कंपेरिजन करने को, डिफरेंस करने को भी आ सकता है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। अब है ये वाला, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन क्या है? स्टेट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कब इसके ऊपर राज्य रोक लगा सकता है। तो पिछली बार फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आ गया, तो अब की बार राइट टू प्राइवेसी या फिर राइट टू लाइफ ये आ सकता है, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो अब की बार ये आया तो अब की बार ये आ जाएगा आपको राइट टू लाइफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दो अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन, सॉरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ। तो एक पिछली बार आ गया तो एक इस बार आ गया। अब एक्सप्लेन द टू ऑफ द फॉलोइंग, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और वेरियस डायमेंशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इसमें 13 क्वेश्चन हो गए टोटल। आपके क्वेश्चन इसमें सही सही आए थे। 2022 में ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आया था, ठीक ही पेपर आया था। अगर हम 2021 का पेपर देखते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर अच्छा आता है एग्जाम में, और इसमें ज़्यादातर बैक भी नहीं आती बच्चों की, अधिकतर बच्चे पास कर लेते हैं इसको। सर पढ़ के जाएंगे जब भी तो अच्छा होगा हमारा, नहीं पढ़ के लिख तो जाएंगे तो लेता नहीं ही है होएगा। सब, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हम 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ तो हमें याद रहता ही है। सर 22 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, अब दोबारा से पकड़ी, कुछ याद ही नहीं रहता। चलिए, राइट ऑफ मैंडमस। मैंडमस हमारा जो रिट ऑफ मैंडमस, मैंडमस जो रिट है वो, तो पांचों रिट को कर लेना, कोई ना कोई रिट आपसे पूछ ही जाए। तो मैंडमस की रिट होती है जब कोर्ट बुला लेती है ना कि हमारे सामने पेश किया जाए, फिर ये पूछते हैं कि आपने किस अधिकार से इसको अरेस्ट कर रखा है, वो बताएं। जैसे इमरान खान का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अगेंस्ट हुम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? तो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होता है ना, राज्य के विरुद्ध होते हैं ये अधिकार। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन मीन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? कस्टोडियल बॉडी। व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ प्रेम्बल? 4 पिलर ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? तो डेमोक्रेटिक, सोशल, रिपब्लिक, सेकुलर, ये 4 हमारे प्रेम्बल के पिलर्स हैं। नो सर, वो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, हाँ, ये जस्टिस भी एंड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये लिबर्टी, 4 है जस्टिस एंड इक्वालिटी। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख डिग्निटी। सर। डिग्निटी। प्रियम्बल की ये वाले 4 है, और वो वाले जो आप कह रहे हैं ना वो डेमोक्रेसी के। ओके, व्हाट इज मीन बाय द लॉ एज डिफाइंड इन आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो लॉ की जो डेफिनेशन दी है आर्टिकल 13 में, वो बताना है। क्या दिया है आर्टिकल 13 में? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉ। अब जो 6th है, डिस्कस ब्रीफली द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी ये आया था आपका 10 मार्क्स में, और अगली बार 20 में आया। 2 साल आ गया लगातार। हर वो 10 में आया ना, पर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये देखो, ड्यूटीज आया था इसमें 10 में, और इस बार आया 22 में, 5 में, 4 मार्क्स में, सॉरी, डी सेक्शन में आया। सर इस बार 20 में आएगा सर ये। फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं बनेगा, फंडामेंटल राइट्स आ सकता है 20 में। ड्यूटी भी याद ड्यूटीज करना एक्चुअली खतरनाक है। नहीं, वो पुनिटिव एक्शंस नहीं है ना उसके ऊपर, इसलिए हो सकता है शायद वो इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज। 10-11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, फिर भी याद कर ही लेना। कई 11 बार अनएक्सपेक्टेड हाँ, याद करना ही मुश्किल है सर उसको तो। अनएक्सपेक्टेड पेपर डिजाइन होता है, तो ऐसी चीजें पूछ ही लेते हैं। व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है इसके अंदर, ये बताना है आपको। अभी किया था। देखो, दोनों साइड लगातार रिपीट हुआ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 22 में, 21 में, दोनों में। तो इसको कर लेना, हो सकता है 23 में भी रिपीट हो जाए। जो क्वेश्चन लगातार 2 बार रिपीट होते हैं, कई बार 3 बार भी आ जाता है। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन द आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ ही देता है ना हमें। हम्म, अब है आर्टिकल 32, जो सोल और हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो वही है जो जस्टिफिएबल और फंडामेंटल राइट बनाता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट हमें हमारा अधिकार वापस दिला देगा। या रिट इशू करने की पावर जो है वो भी सोल एंड हार्ट है
Write a short note of any two: freedom, conscience, and free profession of religion, abolitions of untouchability and title, cultural and educational right of minorities, equality before the law and equal protections of the law. ये कंप्लीट हो गया आपका पेपर. अगेंस्ट होम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, तो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन सा है आर्टिकल, ये बताना पड़ेगा आपको इसके अंदर. राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है, 21A नहीं 22A या ऐसे कुछ है, आप देखना एग्जैक्ट, मुझे भी याद नहीं अभी. सेकुलर कैरेक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 21A है सर, राइट टू एजुकेशन. 21A. हाँ, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. अब है आपका सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सेकुलर बोला गया ना, पंथ निरपेक्ष बोला गया है. क्यों बोला गया ये बताना है आपको. आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इन्फोर्सेबल है, तो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, सॉरी इन्फोर्सेबल तो है लेकिन जस्टिफेबल नहीं है. डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब इन द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं जो आर्टिकल 15A में डिफाइन है, तो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखनी पड़ेंगी आपको इसके अंदर. प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव, इसमें पूरा प्रेम्बल का आंसर लिखना पड़ेगा. प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है. और एक वो फेडरल और यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. रेमेडीज आर्टिकल 32 की, ये वही है सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फेडरल है फॉर्म में, यूनिटरी है सबटेंस में. आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट फॉरबिड द क्लासिफिकेशन, लेकिन क्लासिफिकेशन को फॉरबिड नहीं करता. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. किसी को भी उसके जीवन जीने से रोका नहीं जा सकता, उसकी लिबर्टी पर रोक नहीं लाई जा सकती जब तक कोई कानून ऐसा ना हो, कोई कानून पास ना हो, तब तक कानून रोक सकता है. डिस्कस द स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ भी है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटलाइज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. इस तरह का क्वेश्चन आता है जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को कंपेयर करने के लिए कहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है ईच अदर, बोथ स्ट्राइविंग टू सिक्योर द सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर बाय इंश्योरिंग एंड यूजिंग अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस एंड इंडिविजुअल लिबर्टी आर सेफगार्ड. तो ये आपका पूरा पेपर हो गया है 2020 का. इसके बाद एक पेपर और है 2019 का, फिर हमारे सारे पेपर कंप्लीट है, क्योंकि 2019 से पहले तो ओल्ड कोर्स के पेपर हैं. सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय. क्या होता है सामाजिक न्याय, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो ऑफ द लॉ. एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब है कानून के लागू होने से पहले. अगर कुछ कानून होते हैं जो पीछे की डेट से लागू होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो आगे से लागू होते हैं. तो इसलिए जो कानून आने से पहले कोई क्राइम है तो उसके लिए वो कानून सजा नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय वो कानून आया ही नहीं था. फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले मर्डर किया, तो जो इंग्लिश चार्टर था या इंग्लिश जो उस समय लगा हुआ था लॉ, उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाद में आया तो उसको उसके साथ सजा नहीं मिलेगी. यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हुआ है. हैबियस कॉर्पस ये भी एक रिट है जो आपको बतानी है. राइट अ नोट ऑन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रेम्बल का क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, बार बार रिपीट होता है प्रेम्बल का क्वेश्चन, और इस बार भी हो सकता है आ जाए, क्योंकि पिछली बार प्रेम्बल को अच्छा क्वेश्चन आया नहीं था. शॉर्ट ऐसे लिखना है आपको. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन वाला है, उसी पे लिखना है आपको. डिस्कस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. फिर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन
और डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही है फेडरल और यूनिटी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आ गया आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो अवेलेबल है, आर दे अमेंडेबल, क्या इनको अमेंड किया जा सकता है? तो अमेंड तो किया जा सकता है इनको, लेकिन इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। केवल एक जो है राइट टू लाइफ उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट टू लाइफ को ख़त्म नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स का आप अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन हटा नहीं सकते किसी भी फंडामेंटल राइट। रीजनेबल क्लासिफिकेशन या क्लास लेजिस्लेशन वाला क्वेश्चन ही है ये वाला भी। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द प्रेस, प्रेस का जो है आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रिलेटिंग टू द पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो ये जरूर कर लेना सभी क्वेश्चन। और कुछ जो आपको लगता है कल के